निवेशी धारा, निवेशी वोल्टेज कौन सा था, VBE, तथा हमने किसके बीच में, IB के बीच में ग्राफ खींचा था, सॉरी VCE तथा, और इसके अंदर हमने किसको कांस्टेंट रखा था, इसमें हमने किसको, VCE को कांस्टेंट रखा था और हमने ग्राफ खींचा था, तथा उसके बाद में हमने जो 3 अलग अलग ग्राफ बनाए थे, उन 3 अलग अलग ग्राफों में हमने देखा था जैसे जैसे VCE का मान बढ़ता था वैसे वैसे IB का ग्राफ जो है या IB की पीक जो है वो किसकी तरफ जा रही थी, एक्स एक्स की तरफ झुक रही थी। जिसका कारण मैंने क्या बताया था आपको, जिसका कारण ये बताया था कि जैसे ही VCE का मान बढ़ता है तो उस वजह से कौन सी वोल्टेज भी बढ़ जाती है, कलेक्टर बेस वोल्टेज भी बढ़ जाती है। कलेक्टर बेस वोल्टेज के बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, कलेक्टर बेस संधि का मान उत्क्रम बायस के रूप में बढ़ना शुरू हो जाता है। उस वजह से उस संधि की चौड़ाई पहले की तुलना में अधिक होना शुरू हो जाती है तथा आधार की मोटाई जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। आधार वाली परत है वो पहले की तुलना में और पतला होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसके अंदर आवेश वाहक, उत्सर्जक से उत्पन्न आवेश वाहकों का सृजन उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आधार धारा की जो लेंथ है या आधार धारा की जो पीक है वो किसकी तरफ झुकना शुरू हो जाती है, एक्स एक्स की तरफ झुकना शुरू हो जाती है। अभी आप लोगों को क्लियर सुनाई तो दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है साहब, रतनलाल, स्वरूप, अशोक, ठीक है। तो अब हम आज का जो क्लास में पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, उपनिष आधार अभिविन्यास का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र क्या होगा, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है तो हमें जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज तथा आउटपुट के ऊपर जो करंट मिल रही है उसके बीच में हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और इसी के साथ में जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज या करंट जो मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी, इनपुट वाली करंट तथा इनपुट वाली वोल्टेज के कारण मिलेगी। तो इस ग्राफ के अंदर एक तो आपको क्या रखना है, IB को क्या रखना होगा, नियत रखना होगा। और इसको नियत रखते हुए हमें किस किस के बीच में, VCE तथा IC के बीच में जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या कहलाएगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि निवेशी धारा IB को नियत रखते हुए, निवेशी धारा IB को नियत रखते हुए निर्गत धारा IC तथा निर्गत वोल्टता VCE के मध्य का वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ये इसके अंदर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। किस किस के बीच में, निवेशी धारा IB को हम क्या रखेंगे, नियत रख के निर्गत धारा IC संग्राहक के ऊपर जो हमें आउटपुट के रूप में करंट मिल रही है उस तथा संग्राहक के ऊपर जो हमने वोल्टेज लगाया है VC, इन दोनों के मध्य जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ कहलाएगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। इस ग्राफ के अंदर वही के वही जैसे हमने उभयनिष्ठ आधार ग्राफ के अंदर 3 क्षेत्र पढ़े थे, संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र तथा अंतर क्षेत्र, उन तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। और ये ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा उस उभयनिष्ठ आधार वाले ग्राफ के जैसा होगा, परंतु इसमें और उसमें फर्क इतना सा होगा कि जहां पे आप देख रहे थे वहां पे सक्रिय क्षेत्र के अंदर जो धारा मिल रही थी IB या सॉरी IC धारा मिल रही थी वो क्या थी, एक्स एक्स के समांतर थी। परंतु इस ग्राफ के अंदर जो ये IC धारा जो होगी वो किसके समांतर नहीं होती है, एक्स एक्स के समांतर नहीं होती है। उसका कारण भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी हमको पता चल जाएगा। तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं।
अब देखो इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में एक तो सबसे पहला पॉइंट तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं जैसे हम किसी भी एक IB की हम क्या करें कि किसी नियत मान पर हम क्या करें, मान पर क्या करते हैं, अगर VCE का मान हम क्या करते, E का मान बढ़ाने पर IC के मान में क्या होती है, में वृद्धि होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं इसका एक संतृप्त मान प्राप्त हो जाता है। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जो इक्वेशन आप लोग किसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ आधार के अंदर यूज कर रहे थे, उभयनिष्ठ आधार में आप कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे थे, IE बराबर क्या थी, IB प्लस IC का यूज करते थे, ठीक है ना।
वो वाली धारा की समीकरण इसमें यूज नहीं होगी। यहाँ पे आईसी क्या है, आउटपुट के रूप में जो करंट है उसके लिए धारा की समीकरण जो होगी वो कुछ और होगी, उसको तो हम इसके अंदर लास्ट में निकाल लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे जैसे हम आईवी का मान नियत रखते हैं और वीसीई का मान हम बढ़ाते हैं, तो वीसीई का मान बढ़ाने की वजह से किसका मान बढ़ जाता है, कलेक्टर बेस वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। कलेक्टर बेस वोल्टेज का मान बढ़ने की वजह से क्या होता है, उत्सर्जक धारा, क्योंकि अगर वीसीबी बढ़ा तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, आईसी के मान में भी इंक्रीमेंट होता है। इसका कारण ये होता है कि जो आवेश वाहक उत्सर्जक से किसके अंदर गए हैं, उत्सर्जक से आधार के अंदर गए, वो आधार के लिए कैसे होंगे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे, तथा वीसीबी का मान बढ़ने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो आधार वाला सिरा क्या हो जाता है, उत्क्रम बायसीय हो जाता है। आधार वाला सिरा उत्क्रम बायस होने के कारण वह क्या करेगा, वह उत्क्रम बायसिंग कंडीशन अपने अंदर के ऊपर सभी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को क्या करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ प्रवाहित होने करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो उस वजह से उस कंडीशन में जो उत्सर्जक के अंदर या संग्राहक के अंदर क्या हो जाती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा आईसी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये है इसका पहला पॉइंट, आप लोगों को इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं वीसीई का मान बढ़ाते हैं तो वीसीबी के बढ़ने के कारण जो आधार है उसके अंदर उत्क्रम बायस वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। उत्क्रम बायस वोल्टेज का मान बढ़ने के कारण आधार के अंदर उत्सर्जक से आए हुए आवेश वाहक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की तरफ व्यवहार करते हैं, और वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो उत्क्रम बायस वोल्टेज के कारण इस कलेक्टर बेस संधि को पार करके इसमें चले जाते हैं, संग्राहक के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से आईसी के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं, और ये वृद्धि जो होती है या ये जो धारा जो है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इस सक्रिय क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पे देखोगे सक्रिय क्षेत्र के अंदर ये एकदम क्या है, आप देख रहे ये एकदम एक्स एक्स के समांतर धारा नहीं मिल रही है आईसी की धारा, एक्स एक्स के समांतर आईसी की धारा न मिलने के कारण अब यहाँ पे देखो ये मैंने आईवी बराबर 200 माइक्रो एम्पियर, आईवी बराबर 150 माइक्रो एम्पियर, आईवी बराबर 50 माइक्रो एम्पियर, आईवी बराबर 0 माइक्रो एम्पियर रखा है। ये हमने क्या किया, अलग अलग वोल्टेज आईबी की मान एक बार 0 माइक्रो एम्पियर रखी, तब आईसी का मान या आईसी का वक्र कैसे प्राप्त हुआ, वो वाला ग्राफ ये प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही हमने अलग अलग आईबी का मान रखा तो अलग अलग वक्र, जो ये 5 अलग अलग वक्र प्राप्त हो रहे। ये आप देख रहे हो ये इसके समांतर क्यों नहीं है, इसके समांतर होने का कारण ये है कि जब हम आईबी का मान 0 भी रखते हैं ना, तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, कुछ ना कुछ संग्राहक धारा बहती है, वो किसी कारण बहती है, वो आधार तथा संग्राहक के अंदर उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। उस वजह से इसका ग्राफ जो है वो समांतर प्राप्त नहीं होता है। और ये समांतर नहीं प्राप्त होने का कारण जो होगा वो हम जब आईवी तथा आईसी जो आधार धारा जो संग्राहक धारा, ये दो प्रकार की धारा है, इन दो प्रकार की धाराओं के मध्य का जो धारा समीकरण होगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे, तो हमको उससे पता चल जाएगा कि ये ग्राफ हमारे को समांतर रूप में क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि जब आईबी का मान हम क्या रखते हैं, आईबी का मान हम क्या रख रहे हैं, शून्य रखते हैं, आईबी का मान हम क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं, तो भी आईसी का मान क्या है, आईसी का मान शून्य नहीं होकर शून्य नहीं होता है तथा ट्रांजिस्टर में कुछ संग्राहक धारा बहती है, कुछ संग्राहक धारा बहती है, अतः आईबी बराबर 0 के नीचे का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, अंतक क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो धारा बहेगी वो कौन से आवेश वाहकों के कारण बहेगी, वह धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है।
अब यहाँ पे इनपुट धारा तथा आउटपुट धारा के मध्य अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो की सहायता से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमें धारा लाभ हो रहा है उसका मान 1 से अधिक है या 1 से कम है, क्योंकि जो धारा लाभ हमने किस में ज्ञात किया था, उभयनिष्ठ आधार के अंदर ज्ञात किया था, उसकी वैल्यू 1 से कम प्राप्त हो रही थी। उसका कारण क्या था, क्योंकि उत्सर्जक धारा जो होती है वो हमेशा किससे अधिक होती है, संग्राहक धारा से अधिक होती है। और वहां पे जो हमने रेशियो निकाला था वो अल्फा बराबर किसके लिए निकाला था, IC अपॉन IE के मध्य निकाला था। IC की वैल्यू IE से अधिक है तो उस कंडीशन में अल्फा जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। पर यहाँ पे इसका उल्टा होगा, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट धारा तो कौन सी है, आधार धारा, तथा आउटपुट धारा कौन सी है, संग्राहक धारा है। और संग्राहक धारा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आधार धारा से बहुत अधिकतम होती है। या फिर आप देख रहे हो कि हम संग्राहक धारा को हमेशा मिली एम्पियर में मापते हैं और वहीं पे आधार धारा को माइक्रो एम्पियर में मापते हैं। उस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि जो धारा लाभ जो होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में वो क्या होता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास की तुलना में अधिक होता है। तो अगला जो इसके अंदर हम पॉइंट जो है वो कौन सा होगा, इसके अंदर धारा लाभ से रिलेटेड होगा। कि हमें जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास हमने तैयार किया उससे हमें धारा का कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमें कितनी धारा के अंदर आउटपुट धारा अधिकतम प्राप्त हो रही है इनपुट धारा की तुलना में। तो अगला पॉइंट जो है उसमें ये क्या है, धारा प्रवर्धन गुणांक या फिर क्या धारा लाभ, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, बीटा से प्रदर्शित करेंगे। इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में संधि ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में संधि ट्रांजिस्टर के लिए उसके नियत VCE के लिए संग्राहक धारा IC तथा आधार धारा IB का अनुपात धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। धारा लाभ या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। मैं वो लिख रहा हूं, जिसको नहीं दिख रहा वो सुन लो कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में जब हम संधि ट्रांजिस्टर के अंदर जो हम कौन सी आउटपुट वोल्टेज अप्लाई करें, VCE को के किसी नियत मान के ऊपर हम क्या करें, संग्राहक धारा जो कि आउटपुट के रूप में हमें IC के रूप में प्राप्त हो रही है उस तथा इनपुट के रूप में हम कौन सी धारा अप्लाई कर देते, आधार धारा। इन दोनों के बीच में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, धारा लाभ या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक को प्रदर्शित करेगा। अब इसमें भी इसकी दो वैल्यू होती है। एक तो हम क्या करें, किसी भी फिक्स बिंदु के ऊपर क्या कर ले, कोई भी एक नियत वैल्यू को नोट कर ले IC तथा ICB की और उनके बीच में रेशियो निकाल ले। और एक क्या करे, परिवर्तित आधार धारा तथा परिवर्तित संग्राहक धारा के बीच में हम क्या कर ले, ग्राफ खींच ले। तो दो प्रकार के जो हमें क्या मिलेंगे, धारा प्रवर्धन गुणांक। तो एक तो क्या होगा, स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक और एक क्या होगा, गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक। गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक जो होगा वो क्या होगा, जो कि धाराओं में परिवर्तित मान के कारण उत्पन्न होगा। और स्थैतिक धारा परिवर्तन गुणांक जो होगा वो किसी नियत वैल्यू के ऊपर जो हमने धारा को नोट किया है उसके लिए होगा, जिसके अंदर दो सूत्र होंगे। एक तो क्या होगा, बीटा स्थैतिक, ये जो होगी वो किसके बराबर होगी, IC अपॉन IB, जब VCE क्या हो जाए, नियत हो जाएगी।
यहाँ पे आईसी अपॉन आईबी के रूप में जो ये स्थैतिक लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने ग्राफ के अंदर जो निवेशी तथा निर्गत अभिलाक्षण वक्र दो बनाए हैं, उन दो ग्राफ में हमने किसी एक बिंदु के ऊपर आधार धारा या संग्राहक धारा का मान नोट करके क्या कर लिया, दोनों का रेशियो निकाला, तो उस कंडीशन के अंदर जो धारा प्राप्त होगी या जो धारा लाभ प्राप्त होगा वो कैसा धारा लाभ होगा, स्थैतिक धारा लाभ होगा। लेकिन मान लो कि हमने किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में क्या कर दी, जैसे मान लो कि हमने एक इस बिंदु के बीच में और एक इस बिंदु, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में धारा के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, वो धारा के अंदर परिवर्तन का अंतर हमने ज्ञात किया, और उनके बीच में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो कैसा रेशियो होगा, वो गतिक धारा गुणांक या गतिक धारा लाभ कहलाएगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा गतिक क्या हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी के रूप में आ जाएगा। ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी जो होगा वो क्या होगा, दोनों ही धाराओं के अंदर दो अलग अलग बिंदुओं के बीच में जो धारा के अंदर अंतर है या परिवर्तन है उसको प्रदर्शित करेगा। तो ये परिवर्तित वैल्यू जो है वो किसको प्रदर्शित करेगी, गतिक धारा लाभ को प्रदर्शित करेगी। और दूसरी चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखने की सबसे ज्यादा ये है कि जो आईसी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है किससे, आईबी से। इसलिए यहाँ पे जो बीटा जो होगा उसका मान क्या होता है, एक से क्या होता है, अधिक होता है। ये आप लोगों को दिखा रहा है, इसके अंदर ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो संग्राहक धारा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आधार धारा से अधिक होती है। उस वजह से जो इनके अंदर रेशियो आएगा धारा लाभ का वो भी क्या होगा, हमेशा एक से अधिक होगा। और ऐसा क्यों होता है, या फिर हमें ये आउटपुट के रूप में इतनी ज्यादा धारा की प्राप्ति क्यों होती है, इसका कारण ये होता है कि जो इसमें आउटपुट के रूप में जो प्रतिरोध भी उत्पन्न होगा उसका मान भी क्या होगा, इनपुट वाले प्रतिरोध की तुलना में उसका मान क्या होता है, कम होता है। उस वजह से भी यह हो सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, आउटपुट के रूप में जो धारा का लाभ है वो क्या मिल रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो निर्गत प्रतिरोध जो होगा उसका मान क्या होगा, या निर्गत प्रतिरोध को हम किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, इस रूप में हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास के उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में आउटपुट के रूप में हमें कितना प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है उसका मान हम कौन से सूत्र से निकाल सकते हैं, इस सूत्र में जहाँ पे आर ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वीसीई अपॉन डेल्टा आईसी। किस मान के ऊपर, आईबी के नियत मान के ऊपर जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, जिसके आधार के ऊपर हम ये पता कर सकते हैं कि संग्राहक की धारा है उसमें प्रतिरोध अधिक है या फिर प्रतिरोध कम है, या जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ग्राफ है उसके अंदर वृद्धि किस प्रकार से होगी वो इस प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम जो है जो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्राफ है वो क्या एकदम एक्स अक्ष के समांतर प्राप्त नहीं होता, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, ये जो धारा का समीकरण है, जो आईबी तथा आईसी के अंदर जो रिलेशन होता है धारा समीकरण का, उस आधार के ऊपर क्या होता है, इसके अंदर जो है ग्राफ के अंदर जो है जो आईसी धारा जो हमें प्राप्त होती है वो किसके, बीसीई अक्ष के समांतर, एकदम समांतर प्राप्त नहीं होती है। आई बराबर क्या पढ़ा था हमने, आई सी प्लस आई बी, तथा आईसी की वैल्यू जो हम पढ़ते थे वो क्या होती थी, एल्फा इंटू आई ई प्लस आई सी नोट के रूप में पढ़ते थे, ये क्वेश्चन हमने पढ़ी थी। अब यहाँ से क्या करेंगे, आई ई का मान इसमें रखेंगे तो आई सी बराबर क्या आ जाएगा, एल्फा इंटू आई सी प्लस के आई बी प्लस के आई सी नोट, यहाँ से आई सी बराबर क्या आ जाएगा, एल्फा इंटू आई सी प्लस एल्फा इंटू आई बी प्लस के आई सी नोट आ जाएगा।
यहाँ से हम इसको इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा 1 माइनस के अल्फा इंटू आई सी के रूप में इक्वेशन प्राप्त होगी, जिसमें आगे की तरफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा आई बी प्लस के आई सी नोट। यहाँ पे जो ये रिलेशन प्राप्त होगा उसी के आधार के ऊपर हम ये पता कर सकते हैं कि जो अक्ष या जो आप आईसी का मान नोट कर रहे हो या फिर जो आप निर्गत अभिलाक्षणी वक्र बना रहे हो तो इसके अंदर जो धारा का वक्र जो है वो किसके एक्स अक्ष के समांतर क्यों नहीं प्राप्त होता है, वो हम ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जो हमें लास्ट में आईसी की इक्वेशन मिलेगी उसी के आधार के ऊपर वो वक्र जो है वो किसके अक्ष के समांतर नहीं होता, एक्स अक्ष के समांतर नहीं होता। तो यहाँ से जब आईसी के अंदर एल्फा अपॉन 1 माइनस के एल्फा आई बी प्लस के आई सी अपॉन 1 माइनस के एल्फा आई सी नोट के रूप में ग्राफ प्राप्त हुआ। और ये समीकरण जो है ये किसको, यहाँ पे देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ये या ये जो पद है यहाँ पे आईसी नोट क्या है, आईसी नोट किसके बराबर होता है, आईसी नोट हमेशा अल्पसंख्यक आवेश वाहक धारा के बराबर है। और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक धारा बहेगी वो कौन से अभिविन्यास के कारण बहेगी, उत्सर्जक अभिविन्यास के कारण बहती है। तो इस वजह से इसको हम किस रूप में भी लिख सकते हैं, आईसीई नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। और यदि मान लो कि आई बी बराबर 0 हो जाए तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, आईसी किसके बराबर हो जाएगा, आईसीई नोट के बराबर हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं आईसी नोट अपॉन 1 माइनस एल्फा के बराबर इसकी वैल्यू आती है। अब आप यहाँ पे देखो कि जब अपन आई बी आधार धारा का मान 0 रख रहे हैं तब भी क्या है, संग्राहक धारा प्राप्त हो रही है, किसके कारण बह रही है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। इस वजह से आप देखोगे तो जो हम ग्राफ बना रहे थे उस ग्राफ के अंदर देख रहे तो आप जब हमने आई बी बराबर 0 रखा था उस समय भी क्या है, आईसी के अंदर कुछ ना कुछ वक्र की प्राप्ति हो रही थी 0 से ऊपर की तरफ। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो ये उत्सर्जक अभिविन्यास उसमें क्या है, जब हम इनपुट के रूप में 0 धारा भी अगर प्रवाहित करते हैं तो उस कंडीशन में भी इस समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि जो संग्राहक है उसमें धारा किसके कारण बहेगी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है, जिसका मान किसके बराबर होता है, संग्राहक धारा आईसी बराबर क्या हो जाता है, आईसीई नोट के बराबर होता है। अब हम यहाँ से जब इस इक्वेशन को पूर्ण रूप से लिखेंगे तो यहाँ से आईसी का मान किसके बराबर होता है, आईसी बराबर बीटा आई बी प्लस के आईसीई नोट। यहाँ पे बीटा का मान क्या है, एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा के बराबर। अब देखो यहाँ पे आईसी बराबर क्या आ गई, बीटा आई बी प्लस आईसीई नोट। ये समीकरण जो है ना हम इस समीकरण से क्या कर सकते निर्गत अभिलाक्षणी वक्र के अंदर क्या कर सकते हैं, निर्गत अभिलाक्षणी वक्र में अलग अलग आईबी के मान पर आईसी का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपने कोई भी आईसी की वैल्यू, आईबी की वैल्यू जैसे 0 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, कुछ भी अगर वैल्यू रखी है तो उस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इसके अंदर रखते हैं तो उस आधार के ऊपर हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें आउटपुट के रूप में संग्राहक धारा का मान कितना प्राप्त हो रहा है, वो हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो लगभग आईबी के बराबर न होने के कारण क्या होती है, एक नियत वैल्यू न होने, आईबी के लगभग इक्वल या फिर उसके पास की वैल्यू न होने के कारण ग्राफ क्या होता है, समांतर प्राप्त न होकर क्या होता है, थोड़ा सा उससे क्या होता है, समांतर अक्ष से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। वो इस समीकरण के कारण पता चलेगा। यहाँ पर आप इस समीकरण के अंदर अलग अलग वैल्यू रखेंगे आईबी की तो उस आधार के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, आईसी के मान के बारे में हमें पता चल जाएगा।